मेरा नाम आलेख है। मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि मेरी शादी ज़्यादा उम्र में हुई थी और एक ऐसी लड़की के साथ हुई थी जिसकी पहले से ही शादी टूट चुकी थी। हमेशा मेरे दिमाग में यही ख्याल रहता था कि पता नहीं उसकी पहली शादी उसकी अपनी हरकतों की वजह से टूटी है या फिर कोई और बात थी। इस कंफ्यूजन ने मेरे दिमाग में मेरी पत्नी के लिए घर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपनी पत्नी से उखड़ा उखड़ा रहता था। इसलिए मैंने उसको घर के अंदर बंद करके जाना शुरू कर दिया। मैं घर के मेन दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाया करता था। मुझे लगता था कि ऐसा करने से ना तो कोई घर के अंदर आ सकेगा और ना ही मेरी पत्नी घर के बाहर जा सकेगी। मगर ऐसी कंडीशन में भी मेरी पत्नी के साथ घर में कुछ ऐसे हादसे होने लगे जिनकी वजह से मुझे अपनी पत्नी से और ज्यादा नफरत महसूस होने लगी थी। मुझे घर में दाखिल होने पर ऐसा लगता था जैसे मेरी पीठ पीछे घर के अंदर कोई आता है। मैं जब घर में होता तो मेरी पत्नी मुझे बहुत पुरसुकून दिखाई देती थी और हैरानी वाली बात ये थी कि कभी कभी मेरी पत्नी के पास पैसे हुआ करते थे। मुझे अपनी पत्नी पर पहरा देते हुए 1 महीना गुजर चुका था जब एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे ढेर सारे पैसे लाकर मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। ये सब देखकर तो मेरी आंखें फट पड़ी थी। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि इतने सारे पैसे आखिर तुम्हें कौन देकर जाता है? किसको तुम घर के अंदर बुलाती हो? बताओ तुम्हारा किसके साथ अफेयर चल रहा है? ये बात सुनकर तो मेरी पत्नी के होश उड़ गए थे और उसने रोना शुरू कर दिया। वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर सच्चाई जानने के लिए मैंने एक सीक्रेट कैमरा खरीदा और खामोशी से उसको घर में फिट कर दिया। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो मुझे रिकॉर्डिंग में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई भी मुझे घर के अंदर आता हुआ या घर से बाहर जाता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि मेरे दिल में यही शक था कि जरूर घर में कोई ना कोई आता ही है, तभी तो मेरी पत्नी के पास पैसे आते हैं, वरना उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए मैंने पूरा 1 हफ्ता होने का इंतजार किया और पूरे 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग एक साथ जब मैंने फुर्सत से चेक करने के लिए बैठा तो मैं बार बार उसको चेक करता रहा। लेकिन उसमें मुझे सिर्फ एक चीज देखने को मिली जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी उम्र 37 साल हो चुकी है, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि मैंने सारी जिंदगी अपने माता पिता के बिना गुजारी। पहले जब मेरी उम्र 8 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया से विदा हो गए थे और फिर पिता के जाने के बाद मैंने ही सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। मेरा बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया था, इसलिए मैं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाया था। मेरा एक मामूली सा घर था और एक छोटा सा जर्नल स्टोर था। मैंने देखा था कि हमारे मोहल्ले में कभी कोई लड़की भाग जाती थी तो कभी किसी की पत्नी भाग जाती थी। यहाँ तक कि मोहल्ले में कई लड़के लड़कियों के तो अफेयर भी चल रहे थे, जिनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता था क्योंकि मेरा अपने मोहल्ले में ही चाय का होटल था जहाँ मैं समोसे, पकौड़ी, जलेबी और चाय बेचा करता था। लेकिन अभी फिलहाल में 3 साल पहले मेरी माँ की भी मौत हो गई थी। अब मैं पूरी तरह से अकेला रह गया था। घर के सारे काम काज भी खुद ही करता था और अपने होटल के सारे काम भी मुझे खुद को ही करने पड़ते थे। मैं वक्त के साथ साथ अपने चाय के होटल में जम गया था, इसलिए मोहल्ले के ज्यादातर लोग मेरे ही होटल से चाय, पकौड़ी, समोसे लेना पसंद करते थे। एक छोटी सी दुकान थी जिसको मैंने होटल की तरह इस्तेमाल किया था। वहाँ पर आदमी आया करते थे और खूब मजे लेकर चाय पिया करते थे। मैंने खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी रख लिया था और फिर दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मेरे इस छोटे से होटल में समोसे, पकौड़ी और जलेबी मिलती थी, जो कि हमारे मोहल्ले में बहुत फेमस हो गए थे। मोहल्ले के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के मोहल्ले के लोग भी मेरे पास से ही समोसे, पकौड़ी और जलेबी खरीदने के लिए आते थे। मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया था। मेरी माँ मुझसे बहुत खुश होती थी और हमेशा उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी कि उनका बेटा कामयाब हो जाए। पिछले कई सालों से मेरी माँ बीमार थी। वो मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया करता था। मैं यही कहता था कि माँ, पहले मैं अपना काम जमा लूं, पहले मैं हमारे इस छोटे से घर को अच्छे तरीके से बनवा लूं, ताकि इस घर में जो मेरी पत्नी बनकर आए उसे कभी किसी चीज की परेशानी ना हो। माँ मेरी इस बात से बहुत खुश हुआ करती थी और कहती थी कि बेटा, तुम आज के ज़माने के लड़के बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आज के लड़के तो जवान होते ही शादी के लिए उतावले हो जाते हैं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम अपनी आने वाली पत्नी की जिंदगी आसान करना चाहते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। मैंने माँ से कहा था कि माँ, कोई बात नहीं,
उम्र निकलती जा रही है तो निकल जाए। जिस इंसान के पास पैसा और उसके घर में हर चीज की आसानी होती है, उसे ज्यादा उम्र में भी लड़की मिल ही जाती है। ना तो मैं किसी लड़की को पसंद करता था और ना ही मैं चाहता था कि मेरी लव मैरिज हो। मैं चाहता था कि मेरी माँ खुद मेरे लिए लड़की पसंद करे, अपने हाथों से मेरी शादी करे। मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई थी, क्योंकि जब से माँ बीमार हुई थी तब से मैंने अपनी शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया था। मैं जानता था कि मेरी शादी होगी तो मेरा भी ध्यान अपनी पत्नी में बढ़ जाएगा। मैं अपना सारा ध्यान, प्यार और अपना सब कुछ अपनी माँ पर लुटाना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले वो ठीक हो जाएं और उसके बाद मेरे लिए लड़की तलाश करें, उसके बाद मेरी शादी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। मेरी माँ बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मगर ठीक न हो सकी और मैं अकेला रह गया था। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे भाग्य में शादी करना होगा तब मेरी शादी हो जाएगी। वैसे मैंने अपने कुछ जानने वाले दोस्तों से कह दिया था कि अगर मेरे लिए अच्छी और शरीफ लड़की का रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं अपने मोहल्ले के माहौल को देखकर मैं हमेशा लड़कियों और औरतों को गलत समझता रहता था। मेरे दोस्त भी ऐसी उम्र में मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियों को घुमा रहे थे, उनसे बातें करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी सोच रखता ही नहीं था। मेरे दोस्त लड़कियों से बातें भी करते थे, उनको बुरा भला भी कहते थे और दोस्तों के बीच बैठकर उनकी मजाक भी उड़ाया करते थे। मुझे लगता था कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं, ये तो लड़कियों को ही चाहिए कि वो लड़कों से दोस्ती ही ना करे। मेरे दोस्त लड़कियों को लेकर हमेशा मेरे होटल पर बैठकर गलत गलत बातें करते थे, इसलिए मैं भी उनकी बातों को ठीक समझता था। आज भी जब मैं अपने होटल में चाय बना रहा था तो मेरे दोस्त मेरे पीछे ही बेंच पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। मेरे होटल पर मोहल्ले के लगभग सारे ही मर्द आया करते थे और वो तरह तरह की बातें करते थे, इसलिए मुझे हर घर की बातें पता रहती थी कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बेटी किसके साथ लगी हुई है और किसकी बहू किससे कितना झगड़ा करती है और किसके सास ससुर उसे कितना परेशान कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ। मेरे एक दोस्त दिनेश ने उसके साथ बैठे मेरे बाकी के दोस्तों को बताया कि अरे तुम्हें पता है, पीछे वाले मोहल्ले में गुप्ता जी रहते हैं ना, उनके बेटे की पत्नी भाग गई, उसकी शादी पिछले साल ही तो हुई थी। दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि हाँ भाई, ऐसा ही होता है, अगर किसी औरत की नजर किसी मर्द पर पड़ जाती है फिर उसे अपना पति अच्छा नहीं लगता, फिर वो खुद पर काबू नहीं कर पाती। मैंने भी पलटकर जवाब दिया कि ऐसी औरतों को अभी भी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो अपने आशिक के साथ भाग गई हैं तो गुप्ता जी के बेटे को उसे फौरन ही डाइवोर्स दे देनी चाहिए। औरतों पर भरोसा करने वाले मर्द हमेशा धोखा खाते हैं और बेवकूफ बनते हैं। मेरे एक दोस्त कपिल ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, तुम तो अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी पर सख्त पहरा करना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी पत्नी अकेली ही रहेगी। उस पर नजर रखने वाली ना तो तुम्हारी माँ है और ना ही कोई बहन है। मैं उसकी बात पर अचानक खामोश हो गया, जिस पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बाकी के सारे दोस्त आपस में बातें करते रहे, लेकिन मैं काम में बिजी था, इसलिए काम करते करते सोच रहा था कि गुप्ता जी के बेटे की बहू कैसी औरत थी। क्या सच में वो बेवफा थी या फिर कोई और कहानी थी? पता नहीं क्यों मैं हमेशा औरतों और लड़कियों के खिलाफ सोचने पर मजबूर हो जाता था, पर मैंने इस बार भी यही मान लिया था कि गुप्ता जी की बहू ही कसूरवार होगी, क्योंकि औरत जब तक मर्द को रिझाकर खुद के करीब आने का मौका नहीं देती तब तक मर्द भी उसके करीब नहीं जाता। मेरी जिंदगी में तो कोई औरत थी ही नहीं। एक मेरी माँ थी जो हमेशा घर में रहती थी, जिन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ रही थी। आँख खुलते ही अपने घर के इतने सारे काम होते थे कि उन्हें कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं होती थी। कभी भी उन्होंने मुझे और मेरे पापा को किसी काम के लिए देरी नहीं होने दी थी। हम दोनों बाप बेटों का हर काम उन्होंने वक्त से पहले कर दिया था। ऊपर से मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। मेरे दोस्त तो अब मेरी मजाक बनाया करते थे, कहते थे कि आलेख, हमें तो लगता है कि तुम्हें कोई विधवा या फिर दूसरी शादी वाली औरत ही मिलेगी। मैं उनकी बातों पर हंसता था, लेकिन उनके शब्द मुझे काटते थे। अब तो मैंने भी सोचा था कि अगर मेरा कहीं से रिश्ता आएगा तो मैं फौरन ही शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे भी अब अपना अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर जब मैं गहरी सोच में चला जाता तो फिर मुझे याद आता था कि औरतों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। जब तक मेरी शादी नहीं हो रही है तब तक मैं खुश हूँ। क्या पता मेरी आने वाली पत्नी मुझे धोखा दे दे और बाद में मैं ये दुख बर्दाश्त न कर सकूं। फिर मेरे दिमाग में ये सोच भी आती थी कि अगर मेरी शादी नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है शादी करना। मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था।
सुबह सवेरे मुझे दूध के लिए डेयरी पर जाना और वहाँ से लौटते हुए मंडी से पकौड़ी और समोसों का सारा सामान लेकर आना और फिर 10 बजे तक अपना होटल खोलना, यही मेरी जिंदगी का रूटीन था। और मैंने सब में अपने आप को इतनी अच्छी तरह से बिजी कर लिया था कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही बूढ़े कश्यप जी का परिवार रहा करता था। वो रात के समय अपने दोस्तों के साथ आकर मेरे होटल में चाय पिया करते थे। कई दिनों से मैं देख रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और उनके दोस्त भी उन्हें याद करते थे। उनके दोस्त भी कुछ बूढ़े आदमी थे। वो मेरे होटल पर बैठकर उनके बारे में बातें करते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं बेचारे किस हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थी और वो भी जवान। कई दिन गुजरने के बाद कश्यप जी मेरे होटल पर 50 रुपए की पकौड़ी खरीदने के लिए आए थे। मैंने जल्दी से उनको पकौड़ी पैक करके दी और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो शर्मिंदा हो गए। कहने लगे, बेटा मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं सब्जी का ठेला लगाने भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं इस समय बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ। आज घर में कुछ खाने को नहीं बचा। कई महीनों से जनरल स्टोर वाले से घर में उधार सामान लेकर आ रहा हूँ, मगर आज तो उसने भी मुझे उधार सामान देने से मना कर दिया। फिर मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर गया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी पकौड़ी लेने के लिए आ गया। ये पकौड़ियाँ हम लोग खा लेंगे तो हमारे पेट में गुजारा हो जाएगा। बेटा कल मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा, बस मुझे कल तक की मोहलत दे दो। मैंने कहा, अरे अरे अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? आपको तो देखकर ही लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए तो सही, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं और आपकी हालत कितनी कमजोर हो गई है। आप ये बताइए, आपकी कहीं से दवाई चल रही है या नहीं? उन्होंने कहा कि बेटा शुरू के दिनों में दवाई की थी जब पैसे थे तब, लेकिन अब ना तो काम है और ना ही पैसे, इसलिए अपना इलाज कहाँ से करवाऊं? घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो फिर मेरी दवाई के लिए कहाँ से पैसे होंगे? मैं उनकी बात पर खामोश हो गया था। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे कि बेटा मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूँ। मेरी 2 जवान बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी मैंने पिछले साल की थी, उसकी भी डिवोर्स हो गई और छोटी बेटी की हमेशा तबीयत खराब रहती है। मेरी पत्नी भी बहुत परेशान रहती है। जिंदगी बड़ी परेशानियों में और भूख प्यास में गुजर रही है। मैं बड़ा बदकिस्मत पिता हूँ जो अपनी बेटियों को भी पेट भरकर खाना नहीं दे सकता, छोटी बेटी का भी इलाज नहीं करवा सकता। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो रहे थे और मैं उनको बड़ी गौर से देख रहा था। उनकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू तो थे ही, लेकिन मुझे उन पर तरस भी आने लगा था। मैंने जल्दी से तराजू में 1 किलो पकौड़ी तोल दी, एक थैली में चाय कर दी और एक थैली में 4 समोसे और 250 ग्राम जलेबी भी कर दी थी और ये सारा सामान पैक करके उन्हें दे दिया और कहा कि अंकल आप फिक्र मत करो, ये सारा सामान आप अपने घर लेकर जाओ और पेट भरकर खाना। अगर कल या परसों भी आपको इस सामान की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, आप लेने आ जाना या फिर मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन आप भूखे मत रहना। आपकी दवाई भी नहीं चल रही है, ऊपर से भूखे रहने से आप और ज्यादा कमजोर हो जाओगे। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों से मुझे देखा और कहने लगे कि बेटा मैंने कभी किसी का उधार नहीं रखा, लेकिन आज मेरे हालात बहुत खराब हैं। मैं सबके पैसे तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा कर देना, अभी आप घर जाइए और जाकर गरम गरम समोसे, चाय और जलेबी का मजा लीजिए। उनकी तबीयत मुझे अभी भी खराब लग रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था और कपड़े गंदे हो रहे थे। मैंने ये सब भूलना चाहा, लेकिन जिंदगी ने मुझे ये सब याद करने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन जब मैं अपना होटल खोल रहा था तब अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मोबाइल पर किसी नए नंबर से कॉल आई थी। मैंने जैसे ही रिसीव की तो दूसरी तरफ से कोई लड़की बोल रही थी जो बहुत घबराई हुई थी और उसकी आवाज से लग रहा था कि जैसे वो रो रही है। उसने कहा कि आप आलेख जी है ना? मैंने कहा कि जी। वो कहने लगी कि मैं कश्यप जी की बेटी बोल रही हूँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज हमारे घर आ जाइए, उनको डॉक्टर के ले जाने वाला कोई भी नहीं है। वो लड़की रोते हुए ये सब कुछ कह रही थी तो मैं फौरन ही अपने होटल को इसी हालत में छोड़कर उल्टे पैरों कश्यप जी के घर चला गया था। मैं वहां पहुंचा तो उनके घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और रोने की आवाज आ रही थी। मैंने बेचैनी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर एक दीवान पर कश्यप अंकल लेटे हुए थे। उनकी सांस बहुत अटक रही थी। मैंने अपने एक दोस्त को भी फोन किया, वो गाड़ी लेकर आ गया और मैं कश्यप अंकल को लेकर अस्पताल चला गया था। मैंने और मेरे दोस्त ने उनके इलाज का सारा खर्चा उठाया था। उनकी पत्नी हमारे साथ अस्पताल में मौजूद थी, जबकि दोनों बेटियां घर पर ही थी।
कश्यप अंकल को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि हम इनका इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकेंगे। इन्हें दवाओं की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। ये खबर सुनकर तो उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी और उनकी दोनों बेटियां भी अस्पताल में आ गई थी। वो दोनों अपने पिता के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। 2 दिन तक अस्पताल में कश्यप अंकल का इलाज चला। कश्यप अंकल को भी ये बात पता चल गई थी कि वो ज़्यादा समय के मेहमान नहीं हैं, और उनको ये भी अच्छे से पता चल गया था कि मैंने उनकी बहुत मदद की है। मरने से कुछ समय पहले उन्होंने मुझे अपने पास कमरे में बुलाया था और वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि बेटा, सारी जिंदगी मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकूंगा। तुमने मुझे बचाने की हरगिज कोशिश की है, मुझे अस्पताल तक लेकर आए हो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। बस तुम मुझ पर एक और एहसान कर दो, क्योंकि तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। बेटा, तुम मेरी बड़ी बेटी रितु से फिर से शादी कर लो। बेटा, जब से मेरी बेटी की डिवोर्स हुई है, तब से मैं ये सदमा अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौत भी तभी आएगी जब मेरी बेटी को उसका हमसफर मिल जाएगा, और उसके लिए तुमसे अच्छा हमसफर और कोई नहीं हो सकता। बेटा, मुझ पर प्लीज यह एहसान करो, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है और घर के सारे कामकाज भी जानती है। मैं सारी जिंदगी अपनी बेटियों को वो खुशियां नहीं दे सका जो एक पिता को देनी चाहिए, लेकिन अपनी बेटियों को अच्छी ससुराल तो दे ही सकता हूँ। मैं अपनी बड़ी बेटी को वो भी नहीं दे सका, लेकिन अब जब उसकी डिवोर्स हो गई है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुमसे अच्छा इंसान मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। ये कहकर वो रो रहे थे। उनके हाथ लगातार मेरे सामने जुड़े हुए थे। मैंने फौरन उनके हाथ पकड़े और कहा कि अंकल, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा, सोचने का समय तुम ले सकते हो, लेकिन ज्यादा समय मत लगा देना। ऐसा ना हो कि तुम सोचते रहो और इधर मैं अपनी बेटी की शादी की तमन्ना अपने दिल में लेकर ही मर जाऊं। मैंने एक नज़र अस्पताल में मौजूद कमरे की छत पर डाली और अपना सर ऊपर करके मैं सोचने लगा कि ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि इस बूढ़े इंसान की आखिरी तमन्ना मुझे पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे और बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं उनको बेबस मौत नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ। पंडित जी को अस्पताल में ही बुलाया गया। उनकी तलाकशुदा बड़ी बेटी रितु, उसके साथ कुछ रस्में करने के बाद मेरी शादी हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी कुछ इस तरह भी हो सकती है। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी और इसी तरह 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई और अपनी बेटी को मुझ जैसे इंसान के साथ सौंपकर कश्यप अंकल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर उनकी बेटी और पत्नी चीखों के साथ रोने लगी थी। उनका रोना देखकर मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब इन तीनों बेसहारा औरतों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रितु को तो मैं अपनी पत्नी बना चुका हूँ, लेकिन रितु की माँ और उसकी छोटी बहन के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। कश्यप अंकल का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। एक तरफ उनकी बेटी, जिसकी शादी मेरे साथ हो चुकी थी, उसे अपनी शादी की खुशी से ज्यादा अपने पिता के मरने का गम था। मैंने उनके घर में राशन भरवा दिया था। मैं जानता था कि उनके पास अब कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपने घर पर कुछ दिन मेरी पत्नी रही और फिर उसके बाद उसकी माँ उसे हमारे घर छोड़ गई थी। मेरे दोस्तों को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने भी मुझे बधाइयाँ दी, लेकिन उनके शब्दों में छुपे हुए ताने मेरे दिल को चीर गए थे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। मैंने उनको बताया कि वो बहुत अच्छी है, दिखने में सुंदर है, मासूम है और भोली भाली है। उसी समय मेरे एक दोस्त ने तो मेरे कान में धीरे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी होती तो उसका पहला पति उसे डिवोर्स क्यों देता। ध्यान रखना, वो लड़की उम्र में तुमसे काफी छोटी है। ऐसा ना हो कि तुम अपने होटल में बिजी रहो और वो तुमसे भी अच्छे किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके तुम्हें छोड़कर चली जाए। उसके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। मैंने बात को टालने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं शक का एक बीज बो चुका था। मेरी पत्नी पहली बार मेरे घर में आई थी और ये उसके साथ मेरी पहली मुलाकात और पहली रात थी। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो सिंपल से कपड़ों में एक तरफ नजर झुकाकर बैठी हुई थी। वो सच में बहुत सुंदर थी, मगर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे दिल में ख्याल तूफान की तरह आया था कि
कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है और ये उस इंसान के साथ पूरे 1 साल तक रही है। मैं सब कुछ इग्नोर करके उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और शुरुआत में सबसे पहले यही कहा कि तुम्हारे पहले पति से तुम्हारी डाइवोर्स क्यों हुई थी। शायद मेरी बात की शुरुआत उसे बहुत अजीब लगी थी। उसने फौरन ही पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, आप ये कैसा सवाल कर रहे हो? मैंने सख्त शब्दों में कहा, क्यों नहीं करूं? देखो, मेरे लिए लड़कियों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। मुझे सच जानना है कि आखिर तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दी थी। वो पहले तो खामोश रही, फिर कहने लगी कि वो शराब के नशे में घर आते थे तो मुझे बुरी तरह से मारते पीटते थे। मैंने इस बारे में कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया था, लेकिन मेरा पति शराब पीकर हर रोज मुझे मारता था, मेरे साथ गलत सलूक करता था। मेरा शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। एक दिन जब मैं अपने मायके आई हुई थी तो मेरी माँ ने मेरे शरीर पर पड़े उन जख्मों को देख लिया था और फिर उन्होंने मुझसे सख्ती से सवाल किया कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर हार कर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मैं भी अपने पति के ऐसे बर्ताव से बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे माता पिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बेटी को वो इंसान दरिंदों की तरह मारता है। वो अपनी बेटी को दोबारा उस दरिंदे के हवाले नहीं करना चाहते थे और ना ही उसके घर दोबारा भेजना चाहते थे। इसलिए मेरे पापा ने फैसला किया कि वो कभी भी मुझे अब उस घर में नहीं भेजेंगे जहाँ मेरे साथ बदसलूकी की जाती है। उन्होंने वापस मुझे कभी मेरे ससुराल नहीं जाने दिया और मेरे पति ने गुस्से में आकर मुझे डाइवोर्स दे दी। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली, लेकिन मेरे अंदर की उलझन अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। मैंने कहा, फिर भी तुमने अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल उसके साथ गुजारा है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ये शादी सिर्फ मैंने तुम्हारे पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कहकर मैंने उस पर अपना हक जताया, जैसे मैं खुद को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो सच में अब सिर्फ मेरी है। वो सारी रात खामोश रही, मगर मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बातों ने उसका दिल तोड़ दिया था। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो रितु किचन में नाश्ता बना रही थी। उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो शादी के अगले दिन हर नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसने नाश्ता मेरे सामने कर दिया था और खुद एक तरफ बैठ गई थी। मैंने उससे नहीं कहा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। वो अभी भी रो रही थी, शायद मेरे ऐसे बर्ताव से। इसी तरह दिन गुजरते गए और मेरे दोस्तों की बातें अभी भी मेरे दिलो दिमाग में शक किए हुई थी और यही शक मेरे और मेरी पत्नी के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा था। मैं जब काम पर जाने लगा तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर जाग उठा था। ऐसा ना हो कि मैं अपने काम में बिजी हूँ और ये घर में किसी से बात करे। अगर कोई इसे बहकाने की कोशिश करे तो शायद ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस इसी डर से मैं सावधान हो गया था। मैंने फौरन ही ताला उठाया और मैं उसे हाथ में लेकर बाहर निकल आया। ये सब करते हुए देखकर रितु हैरान रह गई थी, मगर वो खामोश थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। शायद इसी डर से कि वो किसी दिन गुप्ता जी के बेटे की पत्नी की तरह मुझे छोड़कर न भाग जाए। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे और अब रितु पहले जैसी न रही थी। अब वो बहुत कम बात करती थी। पहले वो मेरी पसंद का खाना बनाने की कोशिश करती थी, मेरा इंतजार किया करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ खामोश थी। एक दिन जब मैं घर लौटा, वॉश बेसिन पर हाथ धोने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहां पर लाल रंग पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया था। ये लाल रंग था या फिर कोई और चीज थी। मैंने फौरन ही रितु को आवाज लगाई और कहा कि ये क्या है। वो उसे देखते ही घबरा गई और उसने फौरन हाथ बढ़ाकर वॉश बेसिन की टंकी खोल दी, जिसकी वजह से वो लाल कलर बह गया था। मैंने कहा, ये सब आखिर क्या है? उसने कहा कि कुछ नहीं। मेरी बात को अधूरा ही छोड़कर वो अपने काम में बिजी हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये उसकी कोई खराब लिपस्टिक होगी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। फिर एक दिन मैं अचानक छत पर चला गया। जब मैंने छत पर छोटे छोटे ब्रश रखे हुए देखे थे, जैसे कि उनको धूप में सुखाने के लिए रखा गया हो। मैं उनको अपने हाथ में लेने ही जा रहा था, इतनी ही देर में मेरी पत्नी आ गई और उसने मुझे रोक दिया। उसने जमीन पर बैठकर सारे ब्रश अपने हाथ में ले लिए और कहने लगी कि ये पड़ोस के एक बच्चे के हैं, वो मुझे दे गया था। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चा भी घर में कैसे आ सकता है जब मैं घर में बाहर से ताला लगाकर जाता हूँ। मेरे दिल में शक पैदा हो रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रही है। एक दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत खुश थी और उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और उसने मुझे वो पैसे दिए। मैंने कहा कि पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो कहने लगी कि दरअसल ये पैसा मेरी मेहनत की कमाई है।
आप इनको अपने पास रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उस पर जोर से चिल्लाया, क्योंकि जिस दिन से मेरी उसके साथ शादी हुई थी मैंने उसे एक पल का भी सुकून नहीं दिया था। मैं उसके साथ गुस्से में ही बात किया करता था, चिल्लाकर बात किया करता था, उस पर शक करता था, उसे घर में ताले में बंद करके जाता था। तो फिर ये पैसे उसके पास कहाँ से आए थे? कौन उसे ये पैसे देकर गया था? मैंने कहा, बताओ, आखिर तुमने बंद घर में ऐसी भी कौन सी कमाई कर ली है? तुम्हें पैसे किसने दिए हैं? खड़ी हुई दीवारों ने, या फिर इस घर के सामान ने, या फिर जमीन ने? बताओ मुझे। मेरी पत्नी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि बेवकूफ किसी और को बनाना। बताओ, आखिर तुम घर में क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मगर गलत नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा, तो फिर घर में कौन आता है? ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। मैंने उसकी कलाई पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दी। वो जोर से चीख पड़ी। मैं गुस्से में अंधा हो चुका था, क्योंकि मुझे उस पर शक हो रहा था कि वो जरूर घर के अंदर किसी को बुला रही है। मगर कैसे कोई घर के अंदर दाखिल हो सकता है? चाबी तो सारा दिन मेरे पास होती है, या फिर उसने कोई चालाकी की है, चाबी चुराई है, या फिर इस चाबी जैसी दूसरी चाबी बनवा ली है। मैं उससे ये सारे सवाल कर रहा था, मगर वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसको गुस्से में जोर से धक्का दिया तो वो जमीन पर गिरकर जोर से चीखने लगी थी। वो रो रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं उठाया। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था और मैं गुस्से में घर से बाहर निकलने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं घर वापस आया तो वो डरी सहमी मुझे देख रही थी। मैंने सोचा कि ये मासूम चेहरा एक धोखा है। वो रोते हुए मेरे करीब आई और कहने लगी कि आलेख, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम मेरी आंखों में इतनी आसानी से धूल नहीं झोंक सकती। वो मेरे आगे रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर मैं उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला था। मैंने गुस्से में आकर टेबल पर रखे सारे पैसे उठाए और जमीन पर फेंक दिए। वो सारे पैसे समेटने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। मैंने कहा, कैसी मेहनत? कौन सी मेहनत? तुम सारा दिन घर में बंद रहती हो, बाहर जा नहीं सकती, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आलेख, मैंने कोई गलती नहीं की है, आपका भरोसा नहीं तोड़ा और ना ही ये पैसे किसी से मांगे हैं। मैंने तो एक छोटा सा काम शुरू किया है। मैंने कहा, कौन सा काम? उसकी आंखों में आंसू थे और पूरा यकीन था। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई और मैं गुस्से में वहीं पर बैठ गया था। फिर मैंने सोचा कि मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैंने फौरन ही एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा ऑर्डर किया और उसे घर की ऐसी जगह पर खामोशी से लगा दिया जहां से वो घर के अंदर का सब कुछ कैच कर सकता था। मैंने अगले ही दिन कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पर मजबूर करता। फिर अगले दिन भी मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो देखा कि मेरी पत्नी घर में मामूली से काम कर रही थी। लेकिन फिर मैंने पूरे एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग चेक की तो देखा कि मेरी पत्नी तो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने बार बार वीडियो को रीप्ले करके देखा, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ तो बार बार वीडियो को देखा। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी बहुत सारे कलर कैनवस ब्रश लेकर बैठी हुई थी और बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग्स बना रही थी। ये सारा सामान खिड़की से उसे कोई दे रहा था और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। जो हमारे घर के पीछे खुलने वाली एक खिड़की थी उसमें से उसकी माँ ने उसे सारा सामान दे दिया था और उनको वीडियो में कई बार उसे पैसे देते हुए भी दिखाया गया था। अब मुझे समझ आया था कि मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा था। मेरी पत्नी के पास ये पैसे कहाँ से आए थे? मेरी सब कुछ समझ में आ गया था। उस दिन मुझे घर में लाल रंग मिलना और फिर छत पर वो ब्रश मिलना, ये सब कुछ अब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाने की कोशिश की थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं बार बार वीडियो देख रहा था जिसे देखकर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपनी पत्नी के करीब गया जो किचन में मेरे लिए चाय बना रही थी। मैंने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़े, उसे गौर से देखा और कहा कि रितु, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि तुम पैसे किस तरह से कमाती हो। वो हर बार की तरह आज भी मासूम थी। मैंने उसे अभी तक इतनी ध्यान से नहीं देखा था जितना आज देख रहा था। मैंने कहा कि ये पैसे तुमने खुद कमाए हैं। उसने अपनी नज़र झुका ली और हल्की सी आवाज़ में कहने लगी कि जी। मेरी आवाज़ में पछतावा था। उसने कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार हो। सारी जिंदगी आपने सिर्फ मेहनत की है
और अब तो आपने मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ और बहन की भी जिम्मेदारी को भी उठाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे आपकी परेशानी को कुछ कम कर देना चाहिए। जब मेरा डिवोर्स हुआ और मेरे पिता की बीमारी की वजह से बहुत परेशानी आ गई, तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी कला को आजमाना चाहिए। इसलिए मैं घर में बैठकर पेंटिंग्स बनाया करती थी। मेरे पास मोबाइल भी था। मुझे आइडिया आया कि मुझे पेंटिंग्स बनाकर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए। मैंने अपनी पेंटिंग्स को बेचने के लिए उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि लोगों को मेरी पेंटिंग्स इतनी पसंद आएंगी कि लोगों ने मेरी बनाई गई पेंटिंग्स का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान मेरे पिता की मौत हो गई और फिर उसके साथ ही मेरी शादी हो गई। मैं अपने इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकी, अपने घर के हालात नहीं सुधार सकी। लेकिन जब मैंने देखा कि आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वैसे भी मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, तो क्यों ना मैं आपका काम में हाथ बटा सकूं। इसलिए मैंने अपनी पेंटिंग्स बनाकर उनको बेचना शुरू कर दिया। मगर आप घर का ताला लगाकर जाया करते थे। वैसे भी मैं कभी ज्यादा घर से बाहर नहीं गई, इसलिए मैंने अपना मोबाइल अपने मायके में ही छोड़ दिया और अपनी बहन से कहा था कि तुम मेरी जगह मेरी बनाई गई पेंटिंग्स की फोटो अपलोड कर दिया करो। इसलिए मैं यहाँ से पेंटिंग्स बनाकर खिड़की के रास्ते से माँ को दे दिया करती थी। मेरी माँ पेंटिंग्स को घर ले जाती थी और उनकी फोटो खींचकर मेरी बहन उसे सोशल साइट पर डाल देती थी। मेरी पेंटिंग्स की लोग ऊंची ऊंची कीमत लगाने लगे थे, क्योंकि मैं हर बार जो भी पेंटिंग बनाया करती थी उससे लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलता था। हर बार मेरी पेंटिंग्स बनाने के अलग अलग टॉपिक होते थे, जैसे औरतों पर अत्याचार करना, औरतों के साथ घरेलू हिंसा, बूढ़े माँ बाप की इज्जत ना करना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाना और पानी को व्यस्त करना। इस तरह के मैसेज मेरी बनाई गई पेंटिंग से लोगों को मिलते थे और मेरी पेंटिंग्स में एक अलग तरह की खूबसूरती होती थी, जिसे लोगों ने प्रशंसा दी और मेरी पेंटिंग्स बिकने लगी। खिड़की के रास्ते से मैं माँ को पेंटिंग्स दे दिया करती थी और मेरी जो भी पेंटिंग बिकती थी माँ उसके पैसे मुझे लाकर दे दिया करती थी। ये कहकर मेरी पत्नी खामोश हो गई थी और मैं शर्मिंदा खड़ा हुआ था। मैंने कहा, माँ, खिड़की के रास्ते से तुम्हें सामान दिया करती थी, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बात पर वो डरी सहमी खड़ी हुई थी और कहने लगी, मैंने इस बारे में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको मेरा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि हमारे घर में कोई आए और मैं किसी के घर में जाऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैंने उसके दिल में अपने लिए इतना डर बिठा दिया था कि वो जो भी काम करती थी उसे डर डर कर किया करती थी। अपने ही घर में उसे डर कर रहना पड़ता था। आज मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पिता ने इतने भरोसे और विश्वास के साथ अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था ताकि मैं सारी जिंदगी उनकी बेटी को खुश रखूंगा और उनकी बेटी मेरे घर में सही सलामत रहेगी, क्योंकि इससे पहले उनकी बेटी की जिस घर में शादी हुई थी वहां उस पर अत्याचार किए जाते थे। लेकिन जो मैंने रितु के साथ किया वो भी किसी अत्याचार से कम नहीं था। मैं अपने ही नजरों में शर्मिंदा होकर रह गया था। मैं खुद को मर्द कहलाता था, लेकिन मैंने मर्द होते हुए भी अपनी पत्नी का दिल जीतने की कोशिश नहीं की कि वो मेरी पत्नी है जिसके साथ मेरी शादी हो चुकी थी। उसको मैंने हमेशा डांटा, धुतकारा और उसको बुरा भला ही कहा, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। मैं फौरन ही दरवाजे पर गया और मैंने दरवाजे पर लटका हुआ ताला उठाकर दरवाजे के पार फेंक दिया। ऐसा करते हुए मुझे मेरी पत्नी हैरान होकर देख रही थी। मैंने उससे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि हर औरत गलत होती है, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। हम मर्द ही तो औरतों को घर से भागने पर या हमें छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर हर आदमी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करे और उसे कभी कोई तकलीफ न पहुंचाए, तो फिर कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़कर जाना क्यों चाहेगी? यही वजह है कि आज हमारे समाज में 50% ऐसे केस देखे जाते हैं जहां औरतें अपने पति से तंग आकर उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, मगर मर्द अपनी हालत पर गौर नहीं करता कि उसने अपनी पत्नी को कैद में रखा है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। अगर मर्द चाहे तो अपनी पत्नी को ऐसी जिंदगी दे सकता है जिस पर पत्नी कभी भी उसको छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अपने आप पर आज बहुत शर्मिंदा था। मैंने अपनी पत्नी से अपने किए की माफी मांग ली थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने मुझे फौरन ही माफ कर दिया था। उसने कहा था कि मैंने हमेशा ही अपने अच्छे भाग्य की प्रार्थना की है और मैं अभी भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला मुझे आपके साथ हमेशा खुश रखे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैंने पहली बार अपनी पत्नी के चेहरे पर सुकून देखा था।
वो सुकून देखा था जो मैंने उसके चेहरे पर शादी की पहली रात देखा था, लेकिन फिर उसके बाद कभी न देख सका था। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था और अब उससे मैंने वादा किया था कि कभी भी तुम्हें मुझसे डर कर रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जब मैं अपने होटल पर था तो मेरे दोस्त आए और कहने लगे कि तुम हमें आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें अपने पल्लू से बांध लिया है। ये कहकर वो हंस रहे थे। मुझे उनके कहे हुए शब्दों पर गुस्सा आ गया। आज वक्त आ गया था कि मैं उनको जवाब दूं। मैंने इस समय अपने दोस्तों से कहा कि खबरदार, अगर मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द कहने की भी कोशिश की, तुम लोग मोहल्ले की लड़कियों को बदनाम करते हो, उनको बुरा भला कहते हो, हर औरत की बुराई गिनाते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हम किसी की माँ बहन को बुरा कह रहे हैं तो कोई हमारी माँ बहन को भी बुरा कहता होगा। ये तुम लोग क्यों नहीं सोचते? और मैं तुमको बता देता हूँ कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। हमें औरत की इज्जत करनी चाहिए और मैं अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करने लगा हूँ। मेरी पत्नी एक शरीफ औरत है जो मेरे साथ मेरी हर परेशानी में डटकर खड़ी हुई है। मेरे शब्द सुनकर मेरे दोस्तों ने गुस्से का घूंट पी लिया था। वो समझ गए थे कि मैं अब उनकी बातों के खिलाफ बोलने लगा हूँ, इसलिए अब वो मेरी पत्नी के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं कह सकते थे। हर मर्द अपनी माँ बहन और पत्नी की इज्जत खुद करवा सकता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी पत्नी, माँ या बहन को बुरा भला ना कहें। हमेशा उनकी इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें और उनसे इज्जत से बात करें ताकि वो आपको अपना सहारा समझे, ना कि आपसे डरना शुरू कर दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।